यस सर। ओके जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हम पढ़े थे, उसी की कंटिन्यूटी में आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कॉमन मिसकंसेप्शन का मतलब है कि जो हमारे दरमियान गलत फहमी पाई जाती है रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पर बताएंगे अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, इज दैट आयंस आर attracted to the oppositely charged electrode। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ट्रू ओनली इन द वेरी थिन इंटरफेशियल रीजन नियर द इलेक्ट्रोड सरफेस। सिर्फ ये इलेक्ट्रोड की सरफेस पे ये बात सही है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज पूरे सिस्टम के अंदर वो ये नहीं कि इधर से भी खींच के अपनी तरफ लाए। सिर्फ ये इंटरफेशियल जो उसकी सरफेस है इलेक्ट्रोड की, वहां पर ये होता है कि आयंस आर अट्रैक्टेड टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। एक तो ये बात। आयनिक मोशन throughout the bulk of the solution occurs mostly by diffusion। तो डिफ्यूजन के जरिए होती है। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो उसमें अपोजिट चार्ज का ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ माइग्रेशन होती है, विच इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन रिस्पांस टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां से कंसंट्रेशन जहां कम होगी उस तरफ मूव करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ। Migration, the motion of the charged particle due to an applied electric field, is only a minor player। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो माइनर प्ले करेगा रोल, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट जंप आउट ऑफ अराउंड 0.1 मिलियन रैंडम वंस फॉर द वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि इसका इतना ज्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है अगर हम उस पर वोल्टेज का भी अप्लाई करते हैं। ओनली दोज आयंस दैट आर नियर टू द इंटरफेशियल रीजन आर लाइकली टू अंडरगो माइग्रेशन। इंटरफेशियल के जो ऊपर है वहां पर से माइग्रेशन होगी। माइग्रेशन मतलब वो उसके तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ और अपने आप को डिस्चार्ज करेंगे। पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, वाटर की ऑक्सीडेशन भी होती है और वाटर की रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिलीज ऑक्सीजन एट द एनोड, एनोड पे जाके ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और रिडक्शन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगी एट द कैथोड। दोनों उसके काम होंगे, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि वाटर जो है ये वो वाला केमिकल है जिसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। Thus, solution is subject. Above reactions may be able to complete with the electrolysis of the solute. For example, if we try to electrolyze a solution of sodium chloride, hydrogen is produced at the cathode instead of sodium। ये हम बात लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि इसकी क्या वजह है, वो सीरीज में ऊपर आता है नीचे आता है। और ये हमने एक तो उस तरीके से ये कैथोड और एनोड पे रिएक्शन सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में हमने ये देखा कि हमारे पास नेट रिजल्ट में क्या आता है, और इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब वाटर का अलग इलेक्ट्रोलिसिस है, ये भी उसी तरह से ही है जैसे आपने पहले पढ़ा। प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर एंड कैन नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलिसिस विदाउट एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में ये जो है अपना होता है, अदरवाइज उसके बिना ये चीज नहीं होती। अच्छा जी, if the subject is to produce hydrogen and oxygen, the electrolyte must be energetically more difficult to oxidize or reduce than water itself. Electrolysis of the solution of sulfuric acid or of a salt such as sodium nitrate result in the decomposition of water at both electrode। ये मतलब हम उसमें कैथोड एनोड और नेट रिएक्शन में देखें तो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ये है कि हमें हाइड्रोजन भी मिल जाए और ऑक्सीजन भी मिल जाए। तो अगर आप देखें तो कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई और एनोड के ऊपर हमें अपना हाइड्रोजन गैस, उसमें ऑक्सीजन गैस मिल गई। तो हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं और नेट वाटर का जो हम रिएक्शन है वो लिख सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज की बेस पे हमने उसमें डालना होता है। जैसे आपने ऊपर 3 पॉइंट पढ़े थे कि कंसंट्रेशन अगर हम उसकी बढ़ा दें इलेक्ट्रोलाइट की तब उसका फर्क पड़ता है, मतलब उसमें कैटायन या नाइन कोई उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो तब वो एनोड और कैथोड पे
डिस्चार्ज होता है। एक ये है कि उसमें जो सीरीज थी हमारे पास, उसमें कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, वो प्रेफरेंस बेस पे हम चेक करते हैं। और तीसरा हमने उसमें पॉइंट देखा था कि समटाइम एनोड और कैथोड की भी आपस में प्रेफरेंस हो जाती है अगर वो न्यूट्रल ना हो, तो उस बेस पे। लेकिन अगर वो सारी चीजें हो तो हम अपने हिसाब से जो हमने एनोड पे लेना हो, जो हमने कैथोड पे लेना हो, वो हम खुद प्लान आउट कर सकते हैं कि इसमें हम क्या डालें कि हमें क्या मिले। तो वो बेसिक जो उसका कंसेप्ट है वो पीछे वही है जो आपने पढ़ा है, ये सारी चीजें वही है। आगे ये फेराडे साइंटिस्ट है, इसने दो थ्योरीज दी थी इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हैं क्या। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कूलम, फेराडे, एम्पियर। ये जो है इनकी डेफिनेशन भी हम देखते हैं, उसके बाद हम लॉ भी देखते हैं। क्वांटिटेटिव, ये 1834 में फेराडे ने हमें एक एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया, इलेक्ट्रोलिसिस को, कि इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमें क्वांटिटी कितनी मिलती है किसी भी चीज की, उसकी मेजरमेंट के लिए ये उसने स्टेटमेंट बनाई थी। इन टू स्टेटमेंट which later came to know the Faraday's law of electrolysis. In order to understand Faraday's law, it is necessary to refer to the term like ampere. क्या होता है? Coulomb is the quantity of electricity that pass through the circuit when a current of 1 ampere flows for 1 second. 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की करंट फ्लो करें। आपको एक चीज तो याद है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है जब हम बिजली खुद दे के ब्रेक ब्रेक करते हैं किसी चीज को, ठीक है। लाइसिस ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज का ब्रेक डाउन करना हो, तो इसमें एक तो चीज ये अंडरस्टूड है कि हमें बैटरी से इसको अटैच कर रहे हैं। अब बैटरी से अटैच कर रहे हैं इसका मतलब हम करंट खुद दे रहे हैं, ये इसके रिएक्शन के नतीजे में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि करंट की वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसमें फिर हमने जो करंट उसमें फ्लो किया 1 सेकंड में, जो कितनी करंट सर्किट में फ्लो की, वो हम उसको कहते हैं कि ये कूलम है। कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर ज्यादा करंट पास हुई है तो ज्यादा कूलम उसमें हम कहेंगे। इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पास थ्रू द सर्किट व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज फॉर 1 सेकंड। फैराडे क्या है, ये उसी साइंटिस्ट के नतीजे में एक हमने यूनिट बनाया, उसका है इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और एनी अदर एलिमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इसका क्या मतलब है कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया सिल्वर का कोई साल्ट लिया, उसके बाद आपको पता है नोडल कैथोड पे हम क्या करते हैं, प्योर डिपॉजिट होता है। तो 1 ग्राम सिल्वर हमें जो डिपॉजिट हुआ, जो हमें मिल गया प्योर फॉर्म में, उसके लिए हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की, यानी कि हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में एनोड और कैथोड पे उसकी मूवमेंट शुरू हो गई ना, जो कैटाइन और एनाइन की। उस सूरत में हमें सिल्वर मिला, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये गया, और 1 ग्राम उसके ऊपर लिबरेट होता रहा इलेक्ट्रोड पे। तो उसके नतीजे में कितनी बिजली इस्तेमाल करके कि 1 ग्राम हमें मिल जाए, तो इसको हमको, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये फेराडे है। एम्पियर करंट क्या है, इज द करंट विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड, कि अगर एक सर्किट से 1 सेकंड में जो करंट गुजरता है, जिसकी हम करंट, वो 0.00000104 ग्राम हाइड्रोजन या 0.001118 ग्राम सिल्वर, ये अगर हमें लिबरेट होता है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर का करंट है। इज द करंट विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड में अगर वो पास होता है, इतनी हाइड्रोजन दे दे या इतनी सिल्वर दे दे, तो हम कहेंगे कि ये करंट जो है वो 1 एम्पियर का। अच्छा, अब इसकी बेस पे अब ये तो डेफिनेशन है। अब फर्स्ट लॉ क्या है, द वेट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इजी डेफिनेशन है कि हमने एक करंट पास किया किसी इलेक्ट्रोलाइट से, उसके नतीजे में एनोड और कैथोड होनी शुरू होगी। अब एक उसका जो हम मतलब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी चीज किसी भी इलेक्ट्रोड पे ज्यादा मिलती है, तो वो कब ज्यादा मिलेगी, अगर हम करंट ज्यादा पास करेंगे उसमें से।
ठीक है। तो ये है पहला लॉ, ठीक है। W जो है वेट ऑफ द सब्सटेंस है जो हमें मिला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जितना हमें वेट मिलेगा एनोड और कैथोड पे, वो किस बेस पे मिलेगा, जितना ज्यादा हम करंट पास करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं। तो वेट जो है सब्सटेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है, तो वो हमारे पास Z है, ठीक है। Z हमने W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू ZQ, और Q जो है वो I और T के बराबर होता है, वेयर I इज द करंट इन एम्पियर एंड T इज द टाइम इन सेकंड। तो ये फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनी, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT लिख लें, या W इज इक्वल टू Z पहले लिख लें, जैसे मर्जी कर लें, एक ही बात है। W इज इक्वल टू ZQ या W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। Z जो है वो कांस्टेंट है, एक मिनट ये आगे पीछे हो जाता है, अच्छा जी। Z is the constant called electrochemical equivalence, ECE। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं ECE, electrochemical equivalent। The electrochemical equivalent Z is defined as the weight of a substance liberated or deposit। liberate या deposit हो जाता है, बेसिकली deposit ही होता है, जुड़ जाता है उसके साथ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये आगे हम इसकी जब पढ़ेंगे ना अभी उसकी एप्लीकेशन, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम जब प्योरिटी किसी सब्सटेंस की हम करते हैं तो किस बेस पे करते हैं हम, आप उसको ओर्स में से निकालना, डिपॉजिट होता है, फिर डिपॉजिट से उसको अलग करना, फिर इसी तरीके से उसकी एनोडाइजिंग है, ये सारी उसकी एप्लीकेशन इसी बेस पे ही होती हैं। उसमें इसी बेस पे कितना हम लिबरेट करना चाहते हैं, कितनी करंट पास करें, क्या करें, सारा कुछ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z is defined as the weight of a substance liberated or deposited during electrolysis when the quantity of electricity passed through the electrode is 1 coulomb। एक कूलम उसकी क्वांटिटी हो, और उसके नतीजे में कितना हमें वेट वहां पे मिलता है, ये सारी उसकी डेफिनेशन। बेसिकली इसी को Z इज इक्वल टू W ओवर IT है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेट I और T, ठीक है, जिसमें I का भी जिक्र आ गया और T का भी जिक्र आ गया, ठीक है। T जो है वो टाइम और I जो है वो करंट, तो उस सब का जिक्र आ जाता है। हमेशा जब आप किसी कांस्टेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट को एक साइड पे रख के दूसरी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो इस तरह से देखें तो Z इज इक्वल टू W ओवर IT है, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे बना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस liberated or deposited during the electricity when the quantity of the electricity पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 कूलम, और 1 कूलम की हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, वो भी पर सेकंड ही थी। सेकंड लॉ ये तो ये है कि जितना ज्यादा हम क्वांटिटी उसमें से करंट की पास करेंगे उतना ज्यादा हमें वेट मिलेगा। अब दूसरा सेकंड लॉ जो है ये उसी की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कर दिए लेकिन क्वांटिटी जो करंट की है वो एक जितनी होगी, तो फिर the weight of the substance liberated at the respective electrodes are directly proportional to the chemical equivalence। यानी कि जिसकी केमिकल इक्विवेलेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसकी केमिकल इक्विवेलेंस कम होगी वो, यानी कि ECE ये जो वैल्यू है, ये जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसकी ये वैल्यू कम होगी वो कम डिपॉजिट होगा। या अगर आप दूसरे लफ्जों में भी देखें तो ये क्या है, वेट, यानी कि जितना ज्यादा वेट किसका ज्यादा होगा, जिसका जो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसकी बेस पे ये है। यानी कि वेट ऑफ द कॉपर, हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि क्वांटिटी बिजली की उतनी है और हमारे पास एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और एक सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, देन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिट ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर इन प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो उसकी बेस पे हम इसको चेक करेंगे, वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिट, ठीक है, कितना होगा, जितना उसकी सीई वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंस, और उसी तरीके से जितना डिपॉजिट सिल्वर होगा अगर उसकी होगी। अब ये आगे इसकी एप्लीकेशन इन लॉज की बेस पे है, ये जो मैंने कुछ लिखी हुई है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, एनोडाइजिंग। ये
मोस्टली जो हम इंडस्ट्री में प्रोसेस यूज करते हैं ये वो है। एनोडाइजिंग आपके मतलब बहुत से मेटल्स के ऊपर हम करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। रिफाइनिंग मेटल हम ओर्स की शक्ल में जमीन से निकलती हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना और फिर उनको रिफाइन करना, प्योर मेटल को निकालना, इस सब के सब जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन electrolytic process by which a thin or compact layer of a less reactive or more noble metal is deposited on article made of a more reactive metal। हमारे पास कोई मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल हम लोहा है हमारे पास, उसको जंग लग जाता है। अब हम चाहते हैं कि इसको जंग ना लगे तो हम उसके ऊपर एक ऐसी मेटल की कोटिंग कर देंगे, एक बारीक सी लेयर बना देंगे ते उसको जंग से बचा ले। ठीक है, इसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो। अब जो हम मेटल उसके ऊपर कोटिंग करवाएंगे वो करोजन उसकी कम होगी, वो कंपैरेटिवली ज्यादा रेजिस्ट करेगी उस मेटल को बचाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग। कैसे होती है? कैसे? बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हम क्या करते हैं? द मेटल सरफेस को हम साफ करते हैं अच्छी तरह से। फर्स्टली एन अल्कलाइन सोल्यूशन इज यूज। पहले हम अल्कलाइन सोल्यूशन लगाएंगे, अल्कली लगाएंगे, ताकि उसके ऊपर जो ऑयली चीज है वो उसके साथ रिएक्शन करके सोप फॉर्मेशन बन जाए और वो उसके ऊपर से निकल जाए। ठीक है, एंड देन इट इज ट्रीटेड विद एसिड टू रिमूव एनी ऑक्साइड लेयर। कोई भी हम यानी कि अल्कलाइन और एसिडिक दोनों ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर दोनों तरह की चीजें उसमें से उतर जाए, यानी कि प्योर मेटल एक्सपोज हो जाए। इट इज देन वॉश्ड विद वाटर, फिर हम उसको पानी से साफ कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या है? द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड। अब जिसकी हमने चाहते हैं कि उसके ऊपर हम कोटिंग करें, हमने उसको कैथोड बनाना है। ठीक है, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि हमने उसको जो बैटरी के साथ जिसके साथ अटैच करना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने कैथोड बना देना है। सिंस मेटेलिक आयंस आर पॉजिटिव, क्यों? इसकी वजह क्या है? वो है कि मेटल जो होती है, आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन देना उनकी खूबी होती है। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपना, और उसके साथ में मेटल है, सिल्वर है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो हम फिर मेटल तक बना देते हैं कैथोड नेगेटिव चार्ज, ताकि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो उसके ऊपर चले जाए, और पॉजिटिव आयन होंगे मेटल के, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं और उनके ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज होता है। आर पॉजिटिव एंड दस गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड। ये है एक लाइन जो उसकी बेसिक कंसेप्ट है कि हमने उसको कैथोड बनाया, कैथोड होता है नेगेटिव, तो आके उसके ऊपर वो चीज चली जाए, लग जाए, जिसको हम उसके ऊपर डिपॉजिट कराना चाहते हैं। द एनोड इज मेड ऑफ प्योर मेटल विच इज टू बी कोटेड। और एनोड कौन सा होता है? एनोड होता है आपका पॉजिटिव, और ये उस प्योर मेटल का होता है जिसको हमने ऊपर चढ़ाना है किसी के। समझ गए? यानी कि ये है यहाँ से एनोड से जो है वो जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना चाहते हैं वो हम उसका एनोड बना देंगे, और जिस चीज के ऊपर हम लगाना चाहते हैं वो कैथोड बन देगा। द इलेक्ट्रोलाइट इज द साल्ट ऑफ मेटल टू बी कोटेड ऑन द आर्टिकल। और जो साल्ट है वो भी उसी का ही होगा जिसका एनोड है। फॉर एग्जाम्पल हमने सिल्वर की कोटिंग करनी, तो ये भी सिल्वर नाइट्रेट होगा, यानी कि इसी मेटल का जो एनोड है उसी का ही साल्ट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट सबसे पहला उसको साफ किया, उसके बाद हमने क्या किया? हमने जिसके ऊपर कोटिंग करानी है, यानी कि जिसको हमने साफ किया, जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि कोटिंग कराएं किसी की, ताकि वो उसकी सेफ्टी के लिए, उसका हमने कैथोड बना दिया। और जो ऊपर चढ़ाना चाहते हैं उसका हमने वो एनोड होगा उस मेटल का और उसी का ही साल्ट होगा जिसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द एनोड dissolves, depositing the metal ions from the solution on the article in the form of metallic coating। उसके ऊपर मेटल की कोटिंग होगी। द पैसेज ऑफ लो करंट इज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू इंश्योर एन इवन कोटिंग। तो इसमें हम जो करंट है वो मतलब इतनी ज्यादा तेजी से नहीं चढ़ाते ताकि अनइवन कोटिंग ना हो। हम इस प्रोसेस को स्लो रखते हैं, स्लो स्लो करंट, ताकि आहिस्ता आहिस्ता से जो आयंस हैं
वो उसके ऊपर कोटिंग उसकी होती रहे और इवन कोटिंग हो और बारीक लेयर बने। जितनी बारीक लेयर बनेगी उतना वो लॉन्ग टर्म होगी, उतरेगी नहीं उसमें से। टू ऑब्टेन अ थिन, बारीक, कोहेरेंट एंड ब्राइट डिपॉजिट, द कंडीशन ऑफ लो करंट डेंसिटी, ये मतलब कंडीशन हम कैसे लेते हैं, करंट डेंसिटी कम हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, यानी कि टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा हो ना कम हो, जितना जरूरत है उतना ही हो, एंड लो मेटल आयन कंसंट्रेशन आर फाउंड टू बी हेल्पफुल, यानी कि करंट भी कम हो और कंसंट्रेशन भी आयन की लो रखें, क्योंकि अगर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो तेजी से उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, अजीबो गरीब सी अनइवन सी, और उसके ऊपर लेयर आ जाएगी, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेट, वो बड़ा उस पर मैटर करता है। गुड इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में। सबसे पहले इट शुड बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, आम सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट को वर्ड उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। इट्स सोल्यूशन शुड बी रीजनेबली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर हो, सॉल्युबल हो। इट्स सोल्यूशन शुड बी स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, वो जो सोल्यूशन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के हिसाब से भी स्टेबल, ये ना हो कि वो हाइड्रोलिसिस हो जाए और उधर ही उनकी रिएक्शन आपस में शुरू हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए फौरन और रिड्यूस हो जाए, ठीक है, वो अपने तौर पे उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल प्राइस, उसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं होनी, ये नहीं हम बहुत महंगा ले लें और मसला बन जाए। अब यहाँ पर नीचे मिसाल है, ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखें कि ये हम लोहा है, ये लोहे का एक कील है जिसके ऊपर हम निकल की कोटिंग करना चाहते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया था कि जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसको हम कैथोड बना लेंगे, जिसकी चीज की निकल की कोटिंग करनी है तो एनोड निकल का होगा, और ये सोल्यूशन भी निकल का होगा, तो इसका मतलब ये निकल सल्फेट सोल्यूशन है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे, तो इसमें क्या होगा कि प्योर निकल की कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी, ठीक है, उसकी क्योंकि निकल जो है वो उसको लोहे को जंग से बचा लेगा, तो निकल कोटिंग जो है ये हमें हेल्पफुल होती है। और रिएक्शन जो है इस पे क्या होगा, निकल सल्फेट जो है वो आपको पता है डिसोसिएट होकर निकल और सल्फेट में टूट जाएगा। कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा, कैथोड ये है, ठीक है, ये लोहा है, यहाँ पर क्या होगा, निकल इसके पास आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जब न्यूट्रल होगा तो इसी के ऊपर ही ये डिपॉजिट हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, ये एनोड है, इसमें जो निकल है ये प्योर मेटल है, ठीक है, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकलेंगे, ठीक है, और जो उसमें OH है और सल्फेट्स है, ठीक है, आर नॉट डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेज, इट ऑफर्स सरफेस प्रोटेक्शन टू अ मेटल, निकल प्लेटिंग और आयरन प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम क्रोजन, क्रोजन से, क्रोजन का मतलब होता है आपको मैंने बताया था कि जंग लगने को, लोहे के लिए जंग के लिए हम रस्टिंग का लफ्ज यूज करते हैं, अदरवाइज जो जनरल टर्म है सब मेटल्स की कि वो खराब ना हो, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ना हो, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रोजन की। तो क्रोजन से बचाती है लोहे को निकल की प्लेटिंग अगर हम करते हैं, और ये मतलब बेनिफिट्स हैं। इट मेक्स द आर्टिकल अट्रैक्टिव, ये खूबसूरत भी हो जाता है। अब निकल से या इस तरह से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे गोल्ड कहते हैं सोने का पानी चढ़ाना, सिल्वर का पानी चढ़ाना, और ब्रास मेक इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो उससे वो चीज खूबसूरत हो जाती है, उसकी लुक अच्छी हो जाती है और सरफेस की प्रोटेक्शन भी हो जाती है। ये एक आप आगे आप एक तस्वीर देखिए, इसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एनोड वो होता है जिसके ऊपर प्लेटिंग करवानी है, ठीक है। अब ये अगर हम इसके ऊपर कोटिंग करवाएंगे तो ये देखें इस तरह से हो जाए। ऊपर भी आपने एक जर्नल तस्वीर देखी हो, ये भी है, इसमें हम सिल्वर की कोटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और आगे ये तस्वीर है एक और, ये भी देख लें आप, ठीक है, इसमें हमने कॉपर की कोटिंग जो है ना उसके ऊपर हमने करवाई है, ठीक है, कैथोड कौन सा है इसमें, ठहरे, साल्ट ब्रिज है, ठीक है, न्यू कॉपर प्लेटिंग हो, ठीक है, कॉपर के प्लेटिंग करवा दी, ठीक है, इस तरह से आप करवा सकते मुख्तलिफ। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, the process by which impurities in a metal are removed electrolytically to obtain a high pure metal,
हम इसमें क्या करते हैं कि हम हाई प्योर मेटल उसमें से निकाल लेते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ को, क्योंकि हाई प्योर मेटल ही हमें मिलेगा ना, बाकी को सारा जो गंदमंद है वो पीछे रह जाएगा। The process of electro-refining of metal involves the following step. Electrolyte is usually an aqueous solution of the salt of a metal with some corresponding acid. If necessary, a thick plate of the impure metal is made the anode. A thin rod or sheet of pure metal is made the cathode. तो इसी तरीके से इस मेटल की इस तरीके से हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर है। इन दिस प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ट्रीटेड बाय सम केमिकल मेथड। हम उसको पहले केमिकली ट्रीट करते हैं, देन ब्रॉट टू इट्स क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्म। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसका क्लोराइड बना लें या ऑक्साइड बना लें रिएक्शन करवा के। इट इज देन मेल्टेड, फिर हम इसको पिघलाते हैं एंड सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोलिसिस टू ऑब्टेन द मेटल। फिर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ताकि हमें वहां से मेटल मिल जाए। ऊपर जो था वो प्योर उसका यहाँ पर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। हम सबसे पहले उसका ऑक्साइड बनाएंगे या क्लोराइड बनाएंगे, फिर हम उसको मेल्ट करेंगे, फिर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर अगला प्रोसेस वही है जो हम ऊपर है। ठीक है। एनोडाइजिंग क्या होती है? ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसकी एप्लीकेशन है। एनोडाइजिंग आर एनोडाइजिंग द, ये ब्रिटिश वर्ड है। उसके स्पेलिंग का उन्होंने बताया कि जी के साथ भी लिख देते हैं और एस के साथ भी लिख देते हैं। इज एन इलेक्ट्रोलिटिक passivation process used to increase the thickness of the natural oxide layer on the surface of the metal parts। हमारे पास मेटल के पार्ट्स हैं तो नेचुरल ऑक्साइड किसी भी मेटल के हम जो हैं उसके ऊपर उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं इस प्रोसेस से। द प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग बिकॉज द पार्ट टू बी ट्रीटेड फॉर्म्स द एनोड इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हम उसमें जो पार्ट्स हैं जिसके एनोडाइजिंग करवानी है वो हम एनोड उसको हम बनाते हैं, कैथोड नहीं बनाते। एनोडाइजिंग इंक्रीजेस कोहेजन फॉर पेंट प्राइमर्स एंड ग्लूज देन बेयर मेटल। तो ये एक कोटिंग का तरीका है, ये भी हमारे पास इसमें हम बहुत सी जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर भी करवा सकते हैं और भी बहुत सी चीजों पे करवा। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम के स्पेलिंग है ना, ALUMINIUM, ये ब्रिटिश लिखते हैं ऐसे। अमेरिका में एल्यूमिनियम लिखते हैं, NUM होगा। आप मतलब अगर आप टाइप करेंगे ना तो इसके स्पेलिंग में भी आपको ये वाली चीज मिलेगी। तो ये इसकी जो है ना ये उसका ये भी एप्लीकेशन है इसकी, एल्यूमिनियम की या किसी भी चीज की एनोडाइजिंग करवा दें। इसके अलावा एक और चीज आपको मिलेगी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर नतीजे में आपको दो गैसेस